चलो भाई, तो ये लास्ट पार्ट सिलेबस का है सीयूईटी का, है ना, जो आज हम कंप्लीट करेंगे। तो आज इसके थ्योरीज और कुछ क्वेश्चंस का डिस्कस करूंगा, तो उससे सीयूईटी का सिलेबस खत्म हो जाएगा, है ना। हालांकि हमने बहुत फास्ट और ब्रीफली किया है, बहुत डिटेल में नहीं, बस मेनली टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं और क्वेश्चन ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। तो ये करवा देता हूँ, और फिर हम लोग कल से कल आ जाएगा असाइनमेंट्स, है ना। तो जो भी टॉपिक वाइज है, तो एक एक, है ना, दो दो या टॉपिक वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड देन उसके बाद, है ना, पहले टॉपिक वाइज, जो भी टॉपिक अभी पीछे पढ़ाया हूँ ना, तो उसका टॉपिक वाइज जो असाइनमेंट होगा, पीवाईक्यू जैसे करा रहे थे हमने, अभी टॉपिक वाइज जैसे असाइनमेंट इसका किया था, है ना। तो अभी टॉपिक वाइज में किसका ये सब डिस्कस किया था ना यहाँ तक, डिफरेंशियल इक्वेशन ये सब भी डिस्कस किया, रैंडम वेरिएबल का भी डिस्कस किया, इसका डिस्कस कर रही है, ज्वाइंट आई थिंक एस्टिमेशन, और यही बचा हुआ है, दो तीन टॉपिक जो बचा हुआ है उसका टॉपिक वाइज पीवाईक्यू कर लेंगे कल। और फिर ईयर वाइज स्टार्ट करूंगा 2024 का, 23, 22 एक बार जस्ट सॉल्व करवा दूंगा, आप सॉल्व करके आओगे ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, वो मैं बता दूंगा, तो आज पहले ये करते हैं, फिर मैं आगे प्लान कर लेंगे कैसे करना है। बाकी मॉक टेस्ट आप लोग देख रहे होंगे, मॉक टेस्ट भी दो, जो डाउट होगा फिर वो भी अब डिस्कस करेंगे। तभी मैं इसको यहीं से स्टार्ट करता हूँ, चलो। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है ना, तो इसमें तो क्वेश्चन ये, हाइपोथेसिस क्या होता है, व्हाट इज डेफिनेशन, ये हाइपोथेसिस का डेफिनेशन क्या होता है, कोई बताओ इसका डेफिनेशन क्या है हाइपोथेसिस का। A pre-assumption statement about population. हाँ, कोई स्टेटमेंट आप बता सकते हो अगर अननोन पैरामीटर, यहाँ मेनली हम लोग पैरामीट्रिक डिस्कस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक्चुअली पैरामीटर के बारे में कोई स्टेटमेंट जो होगा वो बताएगा, है ना, वो एक हाइपोथेसिस, उसको हम नल हाइपोथेसिस बोलते हैं। और उसका जो अपोजिट स्टेटमेंट होगा वो हमारा कंपोजिट होगा, है ना, ये होगा। एक मिनट। तो इसमें क्या है, जैसे मान लो हम लोग ये बोलते हैं, है ना, कि सपोज वी हैव अ रैंडम सैंपल हैविंग पीडीएफ और पीएमएफ, है ना, कंटेनिंग, क्योंकि हम पैरामेट्रिक अभी, क्योंकि हाइपोथेसिस में क्या है ना, नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग भी है, तो हम लोग जो डिस्कस अभी करेंगे वो पैरामेट्रिक टेस्टिंग है ना, पैरामीटर के बेस पे हम लोग टेस्ट करेंगे। सो तो हाइपोथेसिस का डेफिनेशन क्या होगा, तो इसका सिंपल डेफिनेशन है कि एन असर्शन अबाउट या स्टेटमेंट अबाउट, सिंपल स्टेटमेंट, या जैसे आपने कहा जम्पशन, है ना, स्टेटमेंट अबाउट एन अननोन पैरामीटर थीटा, है ना, अननोन पैरामीटर थीटा। जैसे एग्जांपल के लिए आपने कहा आपको टेस्ट करना है कि थीटा जीरो है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, तो यू विल अज्यूम थीटा जीरो है, मान लो, तो ये होता है एच नॉट, इसको हम जनरली, है ना, एच नॉट लिखते हैं, और इसका जो अपोजिट होगा उसको आप कंपोजिट बोलते हैं, है ना, जैसे थीटा नॉट इक्वल टू जीरो हो गया। सो यू जस्ट गिव वन स्टेटमेंट अबाउट पैरामीटर थीटा, जैसे थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो ये एक हाइपोथेसिस हुआ। अब उसका, तो उसको हम लोग नल हाइपोथेसिस बोलेंगे, जो, है ना, जो असर्शन या स्टेटमेंट जो आप टेस्ट कर रहे हो वो नल हाइपोथेसिस है। और उसका जस्ट अपोजिट होगा, जैसे इस तरह का हो सकता है, तो इसको बोलेंगे ये नल हाइपोथेसिस है। और यहाँ जैसे इसको बोलेंगे कंपोजिट, ठीक है जी। तो सॉरी, अल्टरनेटिव नॉट कंपोजिट, अल्टरनेटिव, है ना, आई थिंक पहले भी कंपोजिट बोला मैंने, ये अल्टरनेटिव नॉट कंपोजिट, ठीक है। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये है। तो इस तरह से बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे हमने कहा कि जीरो है या जीरो नहीं है, या हो सकता है कि आप असोसिएशन लो थीटा जीरो है और इसका ऑल्टरनेटिव यू कैन टेक थीटा मोर देन जीरो, ऐसा कर सकते हो, है ना, इस तरीके से हो सकता है। सो यू मे कंसिडर अबाउट दिस एंड सो ऑन। तो इसमें एक वर्ड आता है, कोई हाइपोथेसिस है, उसको सिंपल एंड कंपोजिट होता है ना, ये नल और ऑल्टरनेटिव है, नल हाइपोथेसिस एच नॉट, एच वन ऑल्टरनेटिव।
और यहाँ पे जो आएगा एक आता है सिंपल वर्सेस कंपोजिट, है ना, और एक होगा कंपोजिट। बताओ भाई सिंपल हाइपोथेसिस क्या होता है और कंपोजिट क्या होता है, क्या डेफिनेशन है? तो हाइपोथेसिस क्या था? सिंपल एन असर्शन अबाउट पैरामीटर थीटा या स्टेटमेंट अबाउट पैरामीटर थीटा, तो वो आपका हाइपोथेसिस है। अब उसको सिंपल है या वो कंपोजिट है कैसे डिसाइड करेंगे? एनीवन? हाउ टू डिसाइड वो सिंपल है या कंपोजिट? तो इसका जो डेफिनेशन है कि इफ ऑल पैरामीटर, है ना, आर स्पेसिफाइड या डिस्ट्रीब्यूशन इज स्पेसिफाइड, या ऐसा बोल सकते हो, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन इज स्पेसिफाइड अंडर दिस हाइपोथेसिस, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए हम लिख रहे थे ना, जैसे अभी हम लोग कह रहे थे एच नॉट की बात करो, थीटा इज इक्वल टू 0, तो मान लो आपने सैंपल लिया कि रैंडम सैंपल है नॉर्मल थीटा कॉमा 1 फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे थीटा को 0 रख दिया, तो थीटा हमने फिक्स कर दिया, तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली सैंपल का फिक्स हो गया, नॉर्मल 0,1 हो गया। ठीक है, जैसे हमने कह रहा हूँ कि दिस इज सिंपल, है ना, हाइपोथेसिस इन अ रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल थीटा कॉमा 1, मान लो ये है, जबकि इसी में अगर मैं समझाऊं आपको कि बट ये जो एच नॉट अगर लेता हूं थीटा इज इक्वल टू 0 इज नॉट सिंपल हाइपोथेसिस इन अ रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल थीटा कॉमा सिग्मा स्क्वायर, जहां थीटा एंड सिग्मा स्क्वायर दोनों अननोन पैरामीटर है, तो यहाँ पे ये वाला सिंपल नहीं है, यहाँ पे सिंपल है। तो इसकी वजह क्या है आपको समझना पड़ेगा। हमने कहा डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिफाइड होने चाहिए, तो यहाँ सिग्मा ऑलरेडी फिक्स था, मतलब गिवन था, तो म्यू को फिक्स कर दिए तो डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स हो गया। यहाँ पे क्या, आपने अगर थीटा को फिक्स कर दिया बट स्टिल डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट फिक्स्ड, सिग्मा अननोन है, तो ये सिंपल हाइपोथेसिस नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि उसमें क्या ना ऑल पैरामीटर आर स्पेसिफाइड, तो यहाँ पे बस एक ही पैरामीटर को हमने स्पेसिफाई किया। स्पेसिफाई मतलब ये हो गया कि थीटा की कोई पर्टिकुलर वैल्यू हम दे रहे हैं, जितने भी अननोन पैरामीटर्स हैं सबकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू हम फिक्स कर रहे हैं, तो वो सिंपल हाइपोथेसिस है। सो दिस इज नॉट सिंपल हाइपोथेसिस इन when you are testing in this sample, but this is simple when you are testing in this sample. So डिफरेंस समझ आ रहा होगा, all parameter must be specified, so यहाँ पे सिग्मा इज नॉट स्पेसिफाइड, दैट्स वाई इट इज नॉट सिंपल, ठीक है। कंपोजिट क्या होगा? अपोजिट है जस्ट, तो ये कंपोजिट होगा इस वाले केस में, ठीक है। तो कंपोजिट का डेफिनेशन क्या है? बस वही डिस्ट्रीब्यूशन अंडर दिस हाइपोथेसिस नॉट स्पेसिफाइड, है ना। या सिंपल हाइपोथेसिस इज नॉट सिंपल, सिंपल लिख लो ना। सो a hypothesis which is not simple, इतना ही काफी। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि एच नॉट थीटा इज मोर देन 0, मान लो ये हो गया, तो ये हम बात करते हैं। सो दिस इज अ सिंपल हाइपोथेसिस इन दिस, सॉरी सिंपल कह रहा हूँ, इज अ कंपोजिट, है ना। सो इज अ कंपोजिट हाइपोथेसिस होगा, ये। या अगर दूसरे बात करें कि एच नॉट अगर मैं लेता हूँ थीटा इज इक्वल टू 0, दिस इज कंपोजिट। कब होगा कंपोजिट ये? जब when you are taking sample normal mu sigma square, है ना, ये नॉर्मल थीटा कॉमा सिग्मा स्क्वायर, जहाँ सिग्मा स्क्वायर अननोन पैरामीटर है। तो देखो ये भी कंपोजिट है, समझ आ रहा है क्यों? बिकॉज इसका यहाँ इनडायरेक्टली मतलब ये है कि ये जो हमने लिखा है ना, इसका एक्चुअल मतलब ये है
कि एच नॉट थीटा तो 0 है, बट सिग्मा कुछ भी हो सकता है ना, सिग्मा स्क्वायर जो है, सो ये मोर देन 0 कुछ भी हो सकता है। सो सिग्मा स्क्वायर इज नॉट स्पेसिफाइड, दैट्स व्हाई इट इज नॉट सिंपल। ठीक है, कोई डाउट है बताओ भाई? तो अभी हम डिफाइन कर रहे हैं, है ना, व्हाट इज सिंपल हाइपोथेसिस। सिंपल में ऑल पैरामीटर, है ना, जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें स्पेसिफाइड होने चाहिए या डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स होने चाहिए। और कंपोजिट में ये है कि पैरामीटर में अज्यूम मोर देन वन वैल्यूज, और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फिक्स नहीं है सैंपल का। ठीक है, तो एक नल हाइपोथेसिस इज जस्ट स्टेटमेंट, कंपोजिट अल्टरनेटिव उसका अपोजिट है। सिंपल कंपोजिट में पैरामीटर की कितनी वैल्यूज हो रही हैं उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे पैरामीटर स्पेस सिंगलटन सेट होता है, यहाँ पे पैरामीटर स्पेस में मोर देन वन एलिमेंट होगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गया। अब जनरली आप लोग क्या करते हो, तो हमारे यहाँ पर्पस होता है एच नॉट को रिजेक्ट करने का। मान लो हम कोशिश करते हैं कि एच नॉट को कब रिजेक्ट कर सकते हैं, क्या ऐसा सिचुएशन है ना, सो क्या हम वैसा एविडेंस ढूंढ पाते हैं इससे रिजेक्ट कर पाए, या फिर हम फेल टू रिजेक्ट होता है। सो हमारा पर्पस क्या होता है कि जैसे मैंने कहा एच नॉट जो भी है, जैसे मैं यहाँ वैसा लिखूंगा कि मान लो बिग थीटा नॉट अगेंस्ट एच वन है, थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा वन। ये बिग थीटा जस्ट लिख रहा हूँ, ये पैरामीटर स्पेस है, सेट है, सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा, है ना। जैसे यहाँ थीटा इक्वल टू 0 है तो ये सेट सिंगलटन 0 हो गया। यहाँ थीटा मान लो मोर देन 0 है तो ये वाला सेट 0 से इन्फिनिटी है, इस तरीके से। तो तो होता क्या है यहाँ पे, ठीक है ना, तो वेयर ये जो थीटा नॉट यूनियन थीटा वन जो होगा ये बिग थीटा के इक्वल होगा। ये बिग थीटा क्या होता है, दिस इज अ पैरामीटर स्पेस। पैरामीटर स्पेस क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पैरामीटर। ठीक है, तो वैसा है। अब इसमें एक टर्म आता है टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। ये बताओ टाइप 1 एरर क्या होता है, एक वर्ड आता है ना, क्योंकि इसको जस्ट मैं डिफाइन कर देता हूँ। और एक वर्ड आता है टाइप 2 एरर। क्या डेफिनेशन है टाइप 1 एरर का, क्या डेफिनेशन है टाइप 2 एरर का, क्या डेफिनेशन है? सर जब एच नॉट ट्रू होता है और उसे रिजेक्ट कर दिया जाए, तो व्हेन वी रिजेक्ट एच नॉट, इफ इट इज ट्रू। हाँ, तो रिजेक्ट एच नॉट इफ इट इज ट्रू, या व्हेन इट इज ट्रू, व्हेन एच नॉट इज ट्रू। और ये टाइप 2 एरर क्या होता है? सर एच नॉट एक्सेप्ट व्हेन एच नॉट इज रॉन्ग। है ना, एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन, है ना, एच नॉट इज फॉल्स, हाँ वही। ठीक है, सो ये मीनिंग है। ठीक है, तो ये है ना, इसकी प्रोबेबिलिटीज पूछे जाते हैं तो आप प्रोबेबिलिटीज भी निकाल सकते हैं। ये टर्म है ना इस तरह से। तो मतलब इसको टेबल के थ्रू भी बुक में आपको मिल जाएगा समझाया हुआ, कि जैसे बोलेगा कि मान लो या तो एच नॉट आपके पास, है ना, या तो एच नॉट ट्रू होगा या एच नॉट फॉल्स होगा, है ना, दो ऑप्शन है। तो यहाँ से या तो आप एक्सेप्ट करोगे एच नॉट को या फिर आप रिजेक्ट करोगे एच नॉट को, यही है। सो अब सो एच नॉट इज ट्रू यहाँ पे। सो यहाँ पे एच नॉट आपके पास जो है ये एच नॉट ट्रू है, ठीक है ना, और यहाँ एच नॉट फॉल्स है। तो एक्सेप्ट एच नॉट, अगर एच नॉट ट्रू है और आपने एक्सेप्ट कर लिया तो दिस इज फाइन, बट व्हेन एच नॉट इज, है ना, एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज फॉल्स, है ना, एक्सेप्ट कर लिया एच नॉट को जब एच नॉट फॉल्स है, तो इसको बोलेंगे टाइप 2 एरर, इसका डेफिनेशन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एच नॉट ट्रू है, स्टिल यू आर रिजेक्टिंग एच नॉट, सो दिस इज कॉल्ड टाइप 1 एरर। और यहाँ पे रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज फॉल्स, दिस इज फाइन। तो ये हमारे पास कुछ टर्म है जो हम डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, अभी आता है रिजेक्शन रीजन या क्रिटिकल रीजन, वो क्या होता है, कैसे डिफाइन करोगे? ठीक है, ये कुछ टर्म्स डिफाइन कर रहा हूँ जस्ट मैं। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल रीजन या रिजेक्शन रीजन? रिजेक्शन रीजन, है ना, या इसी को क्रिटिकल रीजन भी बोलते हैं। सो एक्चुअली ये क्या है, जनरल इसको हम सी से डिनोट करते हैं। सो इट इज द वैल्यूज ऑफ
सैंपल दैट रिजेक्ट एच नॉट, है ना, द वैल्यूज ऑफ एक्स आई फॉर विच वी रिजेक्ट एच नॉट। मतलब ये है कि x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए हम एच नॉट को रिजेक्ट कर दे, या ये निकालना पड़ता है। जैसे ना यहाँ लिखेंगे रिजेक्ट एच नॉट इफ ये जो x है, ये वेक्टर बोल रहा हूँ ना, दिस इज वेक्टर x। सो यहाँ अगर लिखूँ मैं x वेक्टर है, ठीक है, सो वेक्टर x बिलोंग्स टू क्रिटिकल रीजन c। तो c इज द क्रिटिकल, मतलब एक सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x i है जिसमें हम एच नॉट को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे क्रिटिकल रीजन है ये, है ना। जैसे यहाँ पे हो सकता है फॉर एग्जांपल, अब देखते हो ना कहीं पे केसेस हैं, जैसे नॉर्मल में ही बात कर ले, तो आप ये बोलते हो कि मान लो ये पॉइंट सी है, और कई बार ऐसा आता है कि रिजेक्ट एच नॉट इफ मान लो एक्स बार इज मोर देन सी फॉर एग्जांपल। तो मतलब ये वाला जो रीजन हो जाता है उस केस में ये रिजेक्शन रीजन हो जाता है। अगर ऐसा मुझे दिया है कि एक्स बार की वैल्यू अगर सी से ज़्यादा है तो रिजेक्ट कर दो। तो यहाँ सी को यहाँ के लिख देता हूँ, तो कांस्टेंट है ना, क्योंकि सी वहाँ सेट ले रखा है ना, ये नंबर है के, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होगा। सो एक्स बार मोर देन के, तो ये रिजेक्शन रीजन हो गया। तो यहाँ पे जो लिखेंगे, जो इस क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ, तो इसमें जो क्रिटिकल रीजन है कि वो वैल्यूज एक्स की जिसके लिए एक्स बार मोर देन के है, सो ये क्रिटिकल रीजन हो गया, ठीक है। तो वैसा होगा। इधर ही लिख दो चाहो तो। ठीक है, अब जैसे क्रिटिकल रीजन जो है उसमें निकालना होता है साइज ऑफ द क्रिटिकल रीजन या पावर ऑफ द क्रिटिकल रीजन। मेनली क्रिटिकल रीजन का आपको साइज और पावर निकालना होता है। क्या कैसे निकालते हैं साइज ऑफ क्रिटिकल रीजन? तो यहाँ अगर डिफाइन करूँ साइज ऑफ क्रिटिकल रीजन या रिजेक्शन रीजन, है ना, तो इसका डेफिनेशन क्या है, हाउ टू डिफाइन साइज ऑफ क्रिटिकल रीजन? तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको? एक्चुअली इसका जो डेफिनेशन है इन लूज सेंस इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। तो मतलब आपको समझ आएगा, इसको अल्फा से नोट करते हैं जनरली। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप वन एरर, आप अभी ये समझो, टाइप वन एरर लेके चलो इनिशियली। हालांकि अगर यहाँ पे पैरामीटर आता है तो मैक्सिमाइज करेंगे, तो वो अलग है। और ऐसे ही पावर अगर हम डिफाइन करें, पावर ऑफ क्रिटिकल रीजन, सो इसको कैसे डिफाइन करते हैं? सो व्हाट इज डेफिनेशन? तो जनरली इसको हम बीटा, जरूरी नहीं बीटा ही लेंगे, मतलब जनरली हम लोग बीटा से नोट करते, कई बार बीटा टाइप टू एरर भी होता है नोटेशन, ठीक है। तो इसका पावर ऑफ क्रिटिकल रीजन का डेफिनेशन होता है कि, है ना, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच वन इज ट्रू या एच नॉट इज फॉल्स, ठीक है। चेक करो भाई। सो रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच वन इज ट्रू, तो ये हमने डिफाइन किया क्रिटिकल रीजन क्या है, एंड रिजेक्शन यहाँ पे टाइप वन एरर और साइज का, मतलब साइज और पावर का क्या फॉर्मूला होता है जनरली, है ना, ये होगा। तुम आगे देखो यहाँ मैक्सिमम भी लिखा रहता है, मैक्सिमाइज दिस ओवर एच वन। अभी मैक्सिमम यूज नहीं कर रहा हूँ, जनरली वो कंपोजिट हाइपोथेसिस के केस में वैसा होता है। तो अभी बेसिक सेंस में ये ठीक है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन आता है हाउ टू फाइंड क्रिटिकल रीजन, सो इसमें ये होता है कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट क्रिटिकल रीजन या हाउ टू फाइंड क्रिटिकल रीजन। तो इसका आंसर है ना, तो इसका जो आंसर है लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट, है ना, तो ये इसका आंसर है। तो थ्योरम है लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट, तो द थ्योरम है ना, इसका नाम है लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट। लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट, ये शॉर्ट में इसको एलआरटी लिखते हैं ना, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट, इसी को एलआरटी लिखते हैं, मतलब ये है लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट।
ठीक है भाई। तो अब इसका क्या स्टेटमेंट है कि मान लो ऐसा है, मैं बोलूँ आपके पास कि x1 x2 xn इट इज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम दिस h नॉट है बिग थीटा नॉट, h1 है ये है। सो वी आर टेस्टिंग है ना दिस अगेंस्ट दिस। सो जनरल सेंस में ये क्या कहता है? सो जो जनरल सेंस में इस थ्योरम का स्टेटमेंट है कि रिजेक्शन रीजन ऐसा होगा, रिजेक्ट एच नॉट इफ लाइक्लीहुड फंक्शन आप लोग जानते होंगे है ना, यहाँ से लाइक्लीहुड फंक्शन सबको पता होगा। मतलब ये जरूरी नहीं पीडीएफ है, पीएमएफ को भी मैं इसी नोटेशन से लिख रहा हूँ, एफएक्स जैसे पीएमएफ और पीडीएफ डिपेंड्स ऑन डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस है। सो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स आई फ्रॉम 1 to n, यही है। तो यहाँ पे होता क्या है कि लाइक्लीहुड रेशियो लेते हैं ना, रेशियो ऑफ लाइक्लीहुड। तो या तो ठीक है, रहने दो। तो यहाँ एक नया टर्म कंस्ट्रक्ट करते हैं हम लोग। सो हम लोग यहाँ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एक लैम्बडा ऑफ एक्स वेक्टर लेते हैं। तो ये होगा मैक्सिमम ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन व्हेन थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा नॉट अपॉन maximum of likelihood function when theta belongs to big theta naught union big theta 1। जनरली ये रहता है, ठीक है। ये बिग थीटा नॉट यूनियन बिग थीटा 1 जो लिख रहा है h नॉट h1 में, इन दोनों का यूनियन ये है लैम्बडा एक्स। हमने जस्ट एक टर्म डिफाइन किया, ये है लाइक्लीहुड रेशियो। अभी है ना, दो लाइक्लीहुड का रेशियो है। तो इसमें कहता क्या है, रिजेक्ट कब करेंगे इसको? सो दिस टेस्ट इन जनरल सेज रिजेक्ट एच नॉट इफ दिस लैम्बडा एक्स इज, अब एच नॉट मैंने ऊपर ले रखा है, सो लेस देन इक्वल टू के, है ना, फॉर सम के बिटवीन 0 and 1, ठीक है। तो 0 तो नहीं होगा, देख 0 है ना, पॉजिटिव है ना, तो सम के बिटवीन 0 and 1, चलो अभी रहने दो। तो इस तरह से आएगा। तो ये थ्योरम है, दिस इज लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट, थ्योरम का नाम है। समझ आ रहा है? तो आपको क्रिटिकल रीजन निकालना है तो आपको लाइक्लीहुड फंक्शन देखना होगा, मैक्सिमम क्या है थीटा किस वैल्यू पे, वो पुट करना है अपॉन लाइक्लीहुड ही डिवाइड हो रहा है बस थीटा के डिफरेंट वैल्यूज के लिए। इसका कोई, ये तो जनरलाइज केस हो गया, मैं पर्टिकुलर केस में आपको बता देता हूँ। सो पर्टिकुलर ना, ये लैम्बडा एक्स वहाँ रख सकते हो आप। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो रिजेक्शन रीजन है ना, रिजेक्ट एच नॉट इफ ये जो लैम्बडा एक्स है या एच नॉट अपॉन, कुछ बुक में ये पहले होगा ना वैसा लिखा रहता है, तो लेस देन इक्वल टू के ले रहा हूँ मैं, के कोई नंबर 0 से 1 के बीच है। जैसे फॉर पर्टिकुलर केसेस, फॉर मान लो ऐसा होगा कि एच नॉट में थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट कोई फिक्स नंबर है, अगेंस्ट यू आर टेस्टिंग h1 थीटा इज इक्वल टू थीटा 1। तो इसको बोलते हैं सिंपल वर्सेस सिंपल। मान लो सिंगल पैरामीटर फैमिली है तो सिंपल वर्सेस सिंपल हाइपोथेसिस है। तो यहाँ पे जो रिजेक्शन रीजन आएगा है ना, सिंपल वर्सेस सिंपल में, सो जो आपका रिजेक्शन रीजन यहाँ आएगा रिजेक्टिंग एच नॉट, तो लाइक्लीहुड फंक्शन में थीटा की जगह थीटा नॉट रखना और यहाँ लाइक्लीहुड फंक्शन में थीटा 1 रखना यहाँ पे, क्योंकि ये सिंपल वर्सेस सिंपल के लिए इस तरह से डिफाइन होता है। ये क्रिटिकल रीजन आएगा। दूसरा जैसे मान लो एच नॉट में है आपके पास थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट, तो अगेंस्ट h1 है थीटा, है ना। अब मान लो ये ऐसे ही है, नॉट इक्वल टू थीटा नॉट फॉर एग्जांपल। तो ये सिंपल वर्सेस सिंपल है, ये सिंपल वर्सेस कंपोजिट है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो रिजेक्शन रीजन आएगा, अब यहाँ एल एच नॉट, तो लाइक्लीहुड फंक्शन में थीटा को हटा के थीटा नॉट रख देंगे। अब डिनोमिनेटर में ये तो कंपोजिट हो गया क्योंकि इसमें थीटा की बहुत सारी वैल्यूज हैं। सो यहाँ पे क्या होगा, अब थीटा की वो वैल्यू जो लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज कर दे पूरा पैरामीटर स्पेस पे, तो उसको एमएलई बोलते हैं। तो यहाँ आएगा थीटा का एमएलई यूज होगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे थीटा का जो एमएलई होगा है ना, एमएलई ऑफ थीटा, तो लाइक्लीहुड फंक्शन में थीटा की जगह क्या रखोगे, एमएलई ऑफ थीटा, यहाँ थीटा नॉट यूज हुआ है, लेस देन इक्वल टू के। तो यहाँ से क्रिटिकल रीजन आ जाएगा, ठीक है। तो मेनली ये है।
कंपोजिट वर्सेस कंपोजिट है तब भी वही करना पड़ेगा। मान लो कभी कोई कहता है सर ऐसा क्वेश्चन है जैसे कि एच नॉट है थीटा मोर देन इक्वल टू थीटा नॉट अगेंस्ट एच वन है थीटा लेस देन थीटा नॉट। अब इसका क्रिटिकल रीजन क्या होगा? तो यहाँ भी क्रिटिकल रीजन वैसे ही आएगा, थ्योरम रिजेक्ट एच नॉट इफ, तो यहाँ होगा आप मैक्सिमाइज करो लाइक्लीहुड फंक्शन को जब थीटा मोर देन इक्वल टू थीटा नॉट है, ठीक है, अपॉन, अब यहाँ तो पूरे पैरामीटर स्पेस पे मैक्सिमाइज करना होता है क्योंकि थीटा नॉट यूनियन थीटा वन था, तो पूरे पैरामीटर स्पेस पे मैक्सिमाइज करोगे, सो यहाँ एमएलई ही यूज करना पड़ेगा, और ये जो भी आएगा दिस इज लेस देन इक्वल टू के, सो दिस विल बी द क्रिटिकल रीजन, सेम फॉर द अदर केस। सो ये आपके पास वे है टू फाइंड क्रिटिकल रीजन। अगर क्रिटिकल रीजन नहीं दिया है तो क्रिटिकल रीजन इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। देख लो भाई आएगा। अब एक थ्योरम है जो इस बुक में नाम भी लिखा हुआ है, नीमन पियर्सन लेमा। ये क्या कहता है ना, ये है नाम है यहाँ पे, तो नीमन पियर्सन लेमा है ना, तो नीमन पियर्सन, बताओ भाई इसका क्या स्टेटमेंट है, ये क्या कहता है? तो ये सिंपल वर्सेस सिंपल की बात करता है ना, कि इन अ सिंपल वर्सेस सिंपल हाइपोथेसिस प्रॉब्लम, जो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट है ना, क्रिटिकल रीजन obtained by likelihood ratio test, ये likelihood ratio test यही है, is uniformly most powerful test, uniformly most powerful test। अच्छा क्वेश्चन ये हो गया कि ये होता क्या है, मतलब डिफाइन किया ही नहीं, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट है ना, यूएमपी टेस्ट, इसको बोलते हैं यूएमपी टेस्ट। सो इसको बोला जाता है यूएमपी है ना, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल। तो मतलब कि एक क्वेश्चन में सिंपल और सिंपल में बहुत सारे क्रिटिकल रीजन हो सकता है, लेकिन वो क्रिटिकल रीजन जो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से आप निकाल रहे हो वो मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन वो ये कहता है। अब यहाँ क्वेश्चन है ये मोस्ट पावरफुल होता क्या है, जरा इसको डिफाइन करते हैं। ये पावरफुल टेस्ट और पावरफुल और मोस्ट पावरफुल क्या है? पावरफुल देखो टेस्ट मतलब ये है ना मोस्ट पावरफुल टेस्ट, तो टेस्ट मतलब क्रिटिकल रीजन, every test is identified by its critical reason, a critical reason represents a test। so अगर बोलता है मोस्ट पावरफुल टेस्ट मतलब मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन, एक्चुअली सेम चीज है। सो हम जैसे डिफाइन करें पावरफुल टेस्ट या पावरफुल क्रिटिकल रीजन, इसको दोनों एक ही बात है, पावरफुल क्रिटिकल रीजन, ठीक है। एक तो ये वर्ड आता है और एक आता है यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल। तो अच्छा मोस्ट पावरफुल ना, हमें पावरफुल के बजाय मोस्ट पावरफुल लिखना चाहिए। सो मोस्ट पावरफुल टेस्ट एमपी टेस्ट बोलते हैं ना, तो मोस्ट पावरफुल टेस्ट है ना, या मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन यही है, या इसी को बोल सकते हो कि मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन, ठीक है, ये आ जाएगा। वैसे ही तो ये क्या डेफिनेशन है कोई बताओ? अगर कोई एक ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमा डिफाइन कर रहे थे ना कैलकुलस में, वैसे ही यहाँ भी है कि बहुत सारे क्रिटिकल रीजन हो सकते हैं, वो क्रिटिकल रीजन जिसका पावर हाईएस्ट है वो मोस्ट पावरफुल है। लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या है यूनिफॉर्मली और पावरफुल में क्या है? तो यहाँ पे क्या होता है कि फॉर अ फिक्स्ड है ना थीटा इज इक्वल टू थीटा वन इन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एच वन है ना, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है, मान लो एच वन जिसको हम लिखते हैं एच वन, तो एच वन में आपने कोई थीटा फिक्स कर दिया, ठीक है, फॉर अ फिक्स्ड थीटा इज इक्वल थीटा वन इन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है,
सो मान लो कि है क्रिटिकल रीजन में बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे एक्स लेस देन वन एक क्रिटिकल रीजन है, एक्स लेस देन टू भी एक क्रिटिकल रीजन है, एक्स मोर देन वन भी क्रिटिकल रीजन है। तो क्योंकि होता क्या है ना, जो सैंपल अब डिपेंड करता है इसमें, तो कोई भी क्रिटिकल रीजन तुम ले सकते हो, कोई भी कहीं भी एक नंबर मार्क कर दो, इसके आगे का क्रिटिकल रीजन, पीछे का क्रिटिकल रीजन। तो क्रिटिकल रीजन तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप देखना है कौन सा क्रिटिकल रीजन का पावर हाईएस्ट होगा। तो जैसे एक पर्टिकुलर मैं क्रिटिकल रीजन लिखता हूँ, मान लो ऐसा है कि अ क्रिटिकल रीजन, मान लो कैपिटल C1 है ना, ये है। तो इसका क्या मतलब होगा कि वही चीज़, C1 का मतलब x की वो वैल्यू है ना, जिसके लिए वी रिजेक्ट H0, एक ये है, या है ना कोई क्रिटिकल रीजन दे रखा है मान लो C1, तो क्या होगा, इज मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन, मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन if and only if probability of rejecting H1 H0 when H1 is true, this is more than equal to probability rejecting H है ना, जो भी rejecting H0 when H1 is true, है ना। if and only if for any critical reason C, for any critical reason C, this probability will always be more than this। C1 एक क्रिटिकल रीजन है, C कोई दूसरा क्रिटिकल रीजन है, तो कहना चाह रहा बहुत सारे क्रिटिकल रीजन हो सकता है। सो ये क्या लिख रहा हूँ एक्चुअली, ये अगर तुम देखोगे समझोगे, दैट इज ये है, ये लिख रहा है पावर ऑफ क्रिटिकल रीजन C1 ये है, और ये मोर देन इक्वल टू पावर ऑफ क्रिटिकल रीजन C कोई आर्बिट्री क्रिटिकल रीजन है, यू टेक एनी अदर क्रिटिकल रीजन, so the C1 will have more power than any other critical reason C, this is called most powerful critical reason। but यहाँ पे एक θ1 रेस्ट्रिक्ट किया गया है ना, फॉर फिक्स वैल्यू ऑफ थीटा। तो ये डेफिनेशन है मोस्ट पावरफुल टेस्ट का, ठीक है। MP टेस्ट बोलते हैं शॉर्ट में इसको, MP टेस्ट है ना। और एक आता है UMP टेस्ट। सो व्हाट इज UMP टेस्ट, तो डिफरेंस क्या है इन दोनों में। जो नेक्स्ट है आपके पास वो होगा UMP, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट, या यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन, बोथ आर सेम थिंग है ना, ये है। अब इसको आप डिफाइन करो, तो फिर से वही स्टोरी होगी यहाँ पे कि अ क्रिटिकल रीजन C1 इज यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल है ना, जैसे इसको शॉर्ट में UMP टेस्ट या UMP क्रिटिकल रीजन। इफ एंड ओनली इफ probability of rejecting H1 through critical region C1 when theta is equal to θ1 is more than equal to probability rejecting H0 through C when theta is equal to θ1 for all θ1 belongs to H1 and for any critical region C, है ना। या तो इसको शुरू में ही लिखा था, उसमें लिखा था, तुम्हें बताना दोनों डेफिनेशन में डिफरेंस क्या है, ज्यादातर लोगों को डिफरेंस समझ ही नहीं आएगा, उसके लिए एक ही बात तो है, इफ एंड ओनली इफ फॉर एनी क्रिटिकल रीजन सी दिस, है ना। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे जो आएगा, तो इसका मतलब हुआ ये है, दैट इज पावर ऑफ क्रिटिकल रीजन C1 is more than equal to power of C for all theta belongs to big θ1, ये समझो। अब दोनों डेफिनेशन देख के बताओ क्या डिफरेंस है, जिनको समझ आ रहा है, कुछ डिफरेंस है कि नहीं है।
एक तो यूनिफॉर्मली वर्ड का डिफरेंस है पहली बात, यहाँ यूनिफॉर्मली वर्ड लगा हुआ है, वहाँ यूनिफॉर्मली नहीं है। एक बार ये डेफिनेशन देखो, पढ़ो इसको, और एक बार ये डेफिनेशन पढ़ो, बताओ दोनों में डिफरेंस क्या है। लिखा तो एक ही चीज है। हाँ जी, किसी को समझ आ रहा है? जिनको समझ आ रहा है बताओ। ठीक है जी, तो यूनिफॉर्मली से डिफरेंस यहाँ सिर्फ इतना है, ये जो यूनिफॉर्मली वर्ड है वो ये डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है, ये डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। और यहाँ यूनिफॉर्मली नहीं है, उससे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। यहाँ थीटा वन कोई फिक्स नंबर है, किसी पर्टिकुलर थीटा वन के लिए सी वन जो है वो ज़्यादा पावरफुल है सी से। और यहाँ कहना चाह रहा है कि तुम थीटा कुछ भी ले लो, सी वन ही मोस्ट पावरफुल रहेगा, तो थीटा की वैल्यू एच है ना कई बार। तो ये मेनली कब काम आता है, जब ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। इसमें मेनली इसका यूज़ क्या है कि मान लो थीटा इज थीटा नॉट और एच वन है थीटा इज नॉट इक्वल टू थीटा नॉट, इस तरह के केसेस में तो यहाँ पे इसका यूज़ है एक्चुअली, है ना। और जैसे सिंपल वर्ड से यहाँ पे मेनली क्या है कि जैसे ये तुम सिंपल वर्ड से सिंपल में ऐसे तो है ना बात बराबर ही है, तो मेनली इसका जो जरूरत पड़ता है ना, जैसे यहाँ पे अगर मैं एच नॉट लिखता हूँ थीटा इज इक्वल थीटा नॉट एंड एच वन है थीटा इज इक्वल टू थीटा वन, तो यहाँ ऑल्टरनेटिव में एक ही पॉइंट है, तो एमपी टेस्ट बोल सकते हो या इसको यूएमपी टेस्ट भी बोल सकते हो। तो जब ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सिंपल हाइपोथेसिस है, मतलब थीटा स्पेसिफाइड है, तो यूएमपी और एमपी में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कब है, जैसे अब इसमें बात कर रहा हूँ इसके लिए, तो इसके लिए अगर मैं यहाँ पे देखो, इसके लिए अगर मैं मोस्ट पावरफुल टेस्ट डिफाइन करूंगा तो यहाँ पे थीटा कैन टेक एनी वैल्यू अदर देन थीटा नॉट, पूरा रियल नंबर कुछ भी हो सकता है। तो हमें जब मोस्ट पावरफुल टेस्ट डिफाइन करूंगा तो कोई थीटा की फिक्स वैल्यू यहाँ पे हम लेंगे, नॉट फॉर ऑल थीटा। तो यहाँ क्या है, हर थीटा के लिए गारंटी देता है कि चाहे थीटा वन में कुछ भी ले लूँ, है ना, थीटा वन में कुछ भी ले लूँ, सी वन का पावर ज़्यादा ही रहेगा सी से। और यहाँ थीटा फ्री है, इट कैन बी एनीथिंग इन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, और यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड है ना, इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड देयर। तो ये एक पर्टिकुलर केस है, या मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर ऑल्टरनेटिव भी हुआ तो यहाँ मुझे एक थीटा वन फिक्स करना पड़ेगा। मैं ये बोल रहा हूँ अगर यहाँ पे मान लो ऐसा है कि थीटा है ना मोर देन थीटा नॉट है लेट से, तो इसमें बहुत सारे थीटा की वैल्यू है ना, तो यहाँ मुझे एक फिक्स करना पड़ेगा इसमें से, और उसके लिए ये बात करेगा, ठीक है। सो ये है थ्योरी, और कुछ बचा है थ्योरी में, देखते हैं क्या है। बाकी कुछ पीवाईक्यू देख लो जिसमें इसके टेस्टिंग के क्वेश्चन हो, तो यही सब बेसिक कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन पियर्सन लेमा, सिंपल एंड कंपोजिट, ठीक है, फॉर फॉर टेस्टिंग, अच्छा, एंड लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट। तो मोरलेस थ्योरी तो इतना ही है, अब क्वेश्चंस बचता है। तो देखो कुछ क्वेश्चन टेस्टिंग के एक दो क्वेश्चंस देख लो जो 2024 के पेपर में आए हो, 24-23 वाले में, फिर अगले क्लास में बाकी हम डिस्कस करेंगे। तो कल पीवाईक्यू अब कराऊंगा, सिलेबस मैंने कंप्लीट करा दिया है थ्योरेटिकली, ये टॉपिक है ना पूरा कंप्लीट हो गया है, 1 से लेके इधर 13 तक सारे मैंने थ्योरी डिस्कस कर लिए हैं। अब क्वेश्चंस का है, तो अभी आपको कल मैं भेज दूंगा पीवाईक्यू असाइनमेंट यूनिट वाइज वाला, टॉपिक वाइज वो डिस्कस कर लेंगे जो बचा है उसका, फिर ईयर वाइज डिस्कस करेंगे, फिर मॉक टेस्ट, यही है। बाकी तुम्हारा काम है सिलेबस ढंग से कंप्लीट करना, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना, पीवाईक्यू सॉल्व करना, मॉक टेस्ट सॉल्व करना, डाउट मुझसे पूछना, ठीक है। सर हम्म। ये जो यूनिट वाइड मॉक टेस्ट बनाए हुए हैं हाँ, उनमें मतलब गेट और जेम के कई क्वेश्चन ऐसे कॉपी पेस्ट किए हुए हैं। हो सकता है किया हुआ हो, या गेट जैम के ही क्वेश्चन एक्चुअली होगा उसमें। कितना यूनिट वाइज टेस्ट का एक्सेस मिला है? सर मेरा तो उसका जेम फुल लेंथ का था, तो मेरे पास तो सारे हैं। अच्छा, आपके पास तो था ही ऑलरेडी, ओ, फिर तो वो है जो बच्चे सीयूईटी के लिए, तो कुछ बहुत सारे जैम के भी टेस्ट हमने इंपोर्ट करवाए हैं लोगों को, तो 100-150 टेस्ट तो यूनिट वाइज जैम वाला ही होगा, क्योंकि देखो सिलेबस तो वही है भाई, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हाँ जी सर कॉपी, उसमें कुछ हाँ
कुछ क्वेश्चंस थे उसमें पता नहीं उसके कौन से थे। फील्ड रिंग और उसके क्वेश्चंस भी थे उसमें प्रोबेबिलिटी नहीं नहीं, पे। तो उसको इग्नोर कर सकते हो, अगर कुछ बाहर के हैं तो उसको तुम इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। सो कैन इग्नोर दोस क्वेश्चंस। सिलेबस तो आपके पास है ना, तो सिलेबस से आउट लगे तो उसको इग्नोर करो, ये है। उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, एग्जाम में भी ऐसा हो तो यू कैन, है ना, इग्नोर, अगर नहीं सिलेबस के बाहर का है तो। जैसे अब देखो 2020 वाला पेपर तुम्हें भेजा था ना कल, तो ये 2020 वाला पेपर है, इसमें सिंपल पूछा जी हुआ है। सर। 97th क्वेश्चन है। इसमें टाइप 1 एरर का डेफिनेशन पूछा हुआ है। क्वेश्चन है कि इन टेस्टिंग हाइपोथेसिस और टाइप 1 एरर इज कमिटेड व्हेन, चार ऑप्शन है। फॉल्स H0 इज एक्सेप्टेड, ट्रू H0 इज रिजेक्टेड, ट्रू H1 इज एक्सेप्टेड, फॉल्स H1 इज रिजेक्टेड। तो ये टाइप 1 एरर का डेफिनेशन पूछा हुआ है आपसे, है ना। तो ये हमने क्या देखा, टाइप 1 एरर की रिजेक्ट H0 व्हेन H0 इज ट्रू, तो मतलब ट्रू H0 इज रिजेक्टेड। जब आप ट्रू H0 को रिजेक्ट करोगे तो टाइप 1 एरर होगा, है ना। और टाइप 2 एरर होगा कि फॉल्स H0 इज एक्सेप्टेड, ऐसा है, ठीक है। तो कल से क्लास होगी, उसमें सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। मैं एक दो क्वेश्चन और देखता हूँ, 2022 वाला जो पेपर है उसमें देखते हैं। हाँ, ऐसे ही मतलब जैम में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो उससे अच्छी प्रैक्टिस, क्योंकि क्वेश्चंस वैसे ही आए हुए हैं, मतलब सिमिलर टॉपिक के अगर देखोगे तो। इसमें तुमसे क्रिटिकल रीजन पूछ रहा है, क्वेश्चन ये है, तुमसे पूछ रहा है क्रिटिकल रीजन क्या होगा। जैसे क्वेश्चन है कि 58 2022 का है, तो ये 2020 का बता रहा था। 2022 में 58 नंबर क्वेश्चन है, 2022 पेपर के। तो इसमें कुछ ऐसा है कि आपके पास पीडीएफ दे रखा है इस तरह से, थीटा स्क्वायर वाई ई की पावर माइनस थीटा वाई, और वाई पॉजिटिव है। तो आपसे पूछ रहा है कि, ठीक है, एक नोटेशन दे दिया काई स्क्वायर में, यू आर टेस्टिंग थीटा नॉट इज इक्वल टू, थीटा इज इक्वल टू 2 अगेंस्ट थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसका क्रिटिकल रीजन आपको निकालना है ना। मतलब उसने बता रखा है कि वाई मोर देन के आएगा, तो इसका क्रिटिकल रीजन आपको गिवन है वाई मोर देन के, या मान लो अभी के लिए मुझे निकालना है, फॉर एग्जांपल मैं उस क्वेश्चन को हटा दूं कि मुझे क्रिटिकल रीजन फाइंड करना है, तो क्या आएगा। तो वैसे अगर मतलब क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्रिटिकल रीजन, फिर आपको के की वैल्यू निकालनी है साइज और पावर यूज करके। तो यहाँ पे तो सिंपल होगा कि थीटा की जगह आप 2 रखोगे अपॉन थीटा की जगह 1, एंड देन लेस देन इक्वल टू के। इसको सिंप्लीफाई करो, कुछ ना कुछ आ जाएगा, है ना। ये है, बाकी लाइक्लीहुड फंक्शन तो पता ही आप लोग कैसे निकालते हैं। तो इसका लाइक्लीहुड फंक्शन अगर लिखोगे तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट आई फ्रॉम 1 to n, है ना। तो ये जस्ट एक मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ कि हाउ टू फाइंड क्रिटिकल रीजन, है ना, इंस्टेड ऑफ दिस। तो यहाँ से आ जाएगा थीटा की पावर 2n। अब अभी तो क्या आएगा। सो यहाँ से स्क्वायर था ना, ये स्क्वायर था, तो मल्टीप्लाई होगा थीटा स्क्वायर n टाइम वाई आई का प्रोडक्ट हो जाएगा, एंड देन यहाँ से आएगा e की पावर माइनस थीटा समेसन वाई आई, ये है। तो एक बार क्या करोगे, थीटा की जगह 2 रखोगे अपॉन थीटा की जगह 1 रखोगे, सिंप्लीफाई करोगे, कुछ ना कुछ क्रिटिकल रीजन आ जाएगा। क्या आएगा, तो ये आपको मिलेगा अगर आप सॉल्व करोगे ठीक से,
तो ये आएगा समेसन वाई आई, सिंप्लीफाई करो, है ना। सो एक बार 2 रखो, एक बार 1, तो -2 ऊपर होगा, फिर 1 उधर चला जाएगा तो +1, तो नेगेटिव ही रहेगा, तो ये मोर देन आ जाएगा, मोर देन इक्वल टू सम सी। तो ये क्रिटिकल रीजन आपको आएगा, ये इस तरीके से सॉल्व करोगे तो, ठीक है। तो इस तरह क्रिटिकल रीजन निकाल सकते हैं। फिर बाकी आपसे पूछेगा कि साइज दे रखा है तो सी क्या होगा, डेफिनेशन यूज़ कर लेंगे, पावर दे रखा है तो ये क्या है, तो ये सब मैं कल सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो अभी बस थ्योरीज कराएं हमने, क्वेश्चंस मैं कल से सॉल्व करना शुरू करता हूँ। तो कल इसका असाइनमेंट आ जाएगा, जिसका भी आता है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। तो मैं भी हो सकता है यहीं से आते हुए स्टार्ट करेंगे। तो किसका PYQ बचा है जो सॉल्व नहीं किया हमने, हाइपोथेसिस का, एस्टिमेशन का और ये जॉइंट वाले का। बाकी यहाँ तक तो कर ही लिया था हमने, इसके असाइनमेंट ऑलरेडी PYQ किए थे। जो 3 बचा है, एक तो एसटी जॉइंट, का भी बचा है, हाँ स्टैंडर्ड डेविएशन का, डिस्ट्रीब्यूशन का भी। हाँ वही सेम ही है, ये दोनों एक ही है, इसमें अलग अलग थोड़ी है। बस इसमें थ्योरीज बेसिक डिस्कस कर रहा है और यहाँ पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों सेम ही तो है, ये दोनों इंटर रिलेटेड है, ठीक है ना, ये सेम ही है। सो मेनली ये तो इसका था, उसी में ऑलरेडी था, ठीक है ना। तो मेनली तुम्हें बचेगा ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन का, एस्टिमेशन का और टेस्टिंग का। तो 3 PYQ कम से कम आएगा, एक तो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन वाला और एक एस्टिमेशन वाला, एक टेस्टिंग वाला। तो ये तीनों अगले है ना, हो सकता है तीनों हम कल के क्लास में डिस्कस कर लेंगे, 2 घंटे की क्लास होगी तो हो जाएगा, लेकिन असाइनमेंट आ जाए बस कल, है ना। तो ये डिस्कस कर लेंगे, फिर मैं ईयर वाइज डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आज मैं ये स्टॉप करता हूँ, कल मिलते हैं और कल PYQ सॉल्व करेंगे टॉपिक वाइज इन टॉपिक्स के, ठीक है जी, थैंक यू।